you opened up about your dad being an abusive parent and being sexually abusive, and when you were just 8. He was sexually abusive towards me. He was physically extremely abusive towards my brothers and my mother. बेल्ट से मारना, बेल्ट बक्कल से मारना, जूते से हील की तरफ से मारना, पंचिंग माय मदर, तो वो सब हमने देखा है। मम्मी को लेके दीवार पे पटकना। तो वी हैव सीन अ मैन बीइंग सो अब्यूजिव। दोस्ती हुई कैसे, इतनी गहरी दोस्ती? दोस्ती इतनी गहरी ऐसी हुई कि एक्चुअली काफी लोग जानते नहीं हैं, लेकिन राज कपूर पापा जी मुझे राम तेरी गंगा मैली में लॉन्च करना चाह रहे थे और फोटोशूट वगैरह किया था। सिंघल साहब, जेपी सिंघल साहब ने तस्वीरें निकाली थी, तो वो तस्वीरें देख के बहुत पसंद आई थी उनको। उन्होंने कहा था कि बस इस लड़की को मैं लॉन्च करूंगा, मेरी गंगा यही है। लेकिन हुआ ये कि उस वक्त मुझे ऐसी 2 फिल्में बताइए, भले साउथ की हो या बॉलीवुड की, कि आपको आज लग रहा है कि शायद मुझे नहीं करनी चाहिए। हिंदी तो मैंने ज्यादा की नहीं, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं सोचूं कि शायद मुझे नहीं करनी थी, बिकॉज बहुत कम फिल्में की। लेकिन साउथ में काफी फिल्में ऐसी हैं जो मुझे लगा कि शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। आप हाल ही में पूछेंगे तो अभी आई थिंक 2022 में मैंने रजनीकांत सर के साथ एक फिल्म की थी, तो मेरे ख्याल से मुझे वो नहीं करना चाहिए था। Khushbu Sundar, thank you so much for joining me on the Vicky Lalwani show. I saw Vanvas, and for a minute I wondered whether is this the same Khushbu whom I saw in Dard Ka Rishta, whom I saw in Janu, and of course Burning Train. And then we lost quite a bit of touch with you in Bollywood. जी, So तो उस tell me, how are you? How have you been? This lovely house behind you. थैंक यू, आई हैव बीन ग्रेट। मतलब जिंदगी इससे बेहतर नहीं हो सकती। तो बस आई एम एट अ फेज वेयर एवरीथिंग इज ब्लिस, टचवुड, तो सभी ब्लिस है। अच्छी और जो आप पूछ रहे थे कि बीच में काफी टच छूट गया था, वो इसलिए था कि पहले तो ये था ना कि आप हिंदी सिनेमा से आप साउथ में आओगे, मतलब हिंदी में आपकी मार्केट नहीं है, दैट्स व्हाई आप साउथ की तरफ जा रहे हैं। Hmm. तो वो एक पता नहीं, एक बड़ा अजीब सा फेज था। और शायद कुछ लोगों को मुंबई में ये भी था कि यहाँ पे सक्सीड नहीं हुई है तो चेन्नई में है। एंड कुछ लोगों को ये था कि आई एम एक्सट्रीमली बिजी डाउन साउथ, की जो था बिल्कुल कि बैक टू बैक और चारों लैंग्वेज में फिल्में कर रही थी, तो प्रॉब्ली उसकी वजह से टच में नहीं रह पाई मैं हिंदी फिल्मों से। एक सेंटेंस मैंने आपकी सुनी थी इंटरव्यू में, आपने कहा चलो साउथ जाते हैं, कुछ लोगों को दिखाते हैं। नॉट एग्जैक्टली दीज वर्ड्स, बट कहीं ना कहीं आपको लगा शुरुआत में कि आपके टैलेंट को, आपके हार्डवर्क को बॉलीवुड में वो दर्जा नहीं दिया जा रहा है, वो एक्सेप्टेंस नहीं दिया जा रहा है, उतने चांसेस शायद नहीं मिलेंगे। समवेयर यू कुड सी सम रोड ब्लॉक्स एंड दैट मेड यू फोकस ऑन साउथ मूवीज। नॉट एट ऑल, आई थिंक मैंने जो फिल्में की थी, चाहे वो जानू हो या मेरी जंग हो या तन बदन हो, और जो कुछ फिल्में की तो वो ऐसी थी कि हमें यही लगता है कि हम सबसे बेहतर फिल्म कर रहे हैं, लेकिन कुछ वजहों से वो फिल्में नहीं चली। एंड जो फिल्म चली उसमें बहन का रोल था, मेरी जंग। तो वो 84s और अर्ली 80s में ये था ना कि वंस अ सिस्टर ऑलवेज अ सिस्टर। फिर वो बहन बनती है तो हमेशा बहन बनती है, तो जो बहन का रोल किया था वो फिल्म चली थी। मैं बहुत बैंक कर रही थी जानू पर और तन बदन पर। अनफॉर्चुनेटली वो दोनों फिल्में कमर्शियल सक्सेस नहीं हुई, तो उसमें वो एक बहुत बड़ा सेटबैक मुझे मिला था। फिर कुछ फिल्में थी जो मैं करना चाहती थी, जैसे नसीब अपना अपना, और एक और कोई फिल्म थी रजनीकांत सर के साथ, हिंदी फिल्म। लेकिन उस वक्त बिकॉज माई डैड वॉज लुकिंग आफ्टर माई वर्क, ही डिडंट अलाउ मी टू डू दोज फिल्म्स बिकॉज कमर्शियली उनको वो फिल्में वायबल नहीं लगी मॉनेटरी बेसिस पे। तो शायद रॉन्ग डिसीजंस कुछ लिए गए थे, तो इट्स नो पॉइंट कि हम जो प्रोबेबली 40 साल पहले हुआ है उसको हम अभी डिसेक्ट करें और कहें कि मतलब ब्लेम इट ऑन ऑन द पीपल ऑफ मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। वो बिल्कुल गलत होगा। मुझे मौका मिले थे, मौका दिया गया था, लेकिन प्रॉब्ली माय बैड लक, आई वाज
destined to be in the south. चलिए, तो वनवास पे आते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे आपके अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ पे। जी, ये कमबैक जो आपने किया, सॉर्ट ऑफ कमबैक ही बोलूंगा मैं, in Bollywood with Anil Sharma. So Anil Sharma was there on the burning train with B.R. Chopra. yes. And correct me if I'm wrong, you are the only actress जिनकी वजह से उनको डांट पड़ी थी बर्निंग ट्रेन सेट पर। आपके बालों की कंटिन्यूटी नहीं थी, जी, क्या हुआ था? वो उस वक्त आई थिंक वो भी उनकी पहली फिल्म थी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। मैं तो बिल्कुल न्यू थी, रॉ न्यू कमर, मेरी पहली फिल्म एज अ चाइल्ड एक्टर। तो मुझे ये नहीं पता था कि कंटिन्यूटी क्या होती है। एंड मतलब आप सोचिए, इतने स्टारवार्स थे वहां पर, ऑल द बिगेस्ट स्टार्स ऑफ हिंदी फिल्म वहां पर हैं, उस फिल्म में है। एंड हम्म, सभी को देखना है, सभी की कंटिन्यूटी मैनेज करनी है, और नाइट इफेक्ट का काम चल रहा था। तो वो जो तेरी है जमी तेरा आसमां, उस गाने में मैंने बाल खुले रखे थे। और हुआ ये, क्योंकि आग में उस वक्त तो रियल आग लगाई जाती थी, रियल धुआं हुआ था, हुआ करता था। इट वाज नॉट आपका वीएफएक्स या सीजी नहीं था। तो आग लगी हुई है और आग को बुझाना भी है, एंड सेफ्टी मेजर्स भी सब लेने हैं। तो इतना मतलब वहां पर शोर शराबा और इतनी परेशानी थी और इतनी गर्मी थी कि मैंने अपने बाल को पोनीटेल में बांध दिया, कि गर्मी बहुत है, कि मैं अपने बालों को पोनीटेल में बांध। शॉर्ट को बुलाया बुलाया गया तो मैं ऐसे ही चली गई। शॉट खत्म होने के बाद सिमी जी ने नोट किया कि मेरे बाल बंधे हुए हैं, क्योंकि वो सीनियर आर्टिस्ट है, उनको कंटिन्यूटी पता है। तो उन्होंने मुझे बुला के पूछा कि तुम्हारे बाल पिछले शॉट में खुले थे बेटा, कि तुमने बांधे थे? ऐसे खुले थे, अभी गर्मी बहुत है इसलिए मैंने बांध दिए। तो दैट रवि अंकल गॉट टू नो अबाउट इट, रवि चोपड़ा अंकल को उसके बारे में पता लगा। तो देन रवि अंकल ने मुझे बुलाया, फिर उन्होंने पूछा बाल खुले थे बंधे हुए थे? ऐसे बंधे हुए थे, और शॉट में खुले थे, पहले के शॉट में। उस वक्त अनिल जी, बिकॉज कंटिन्यूटी सारी अनिल जी देख रहे थे, तो अनिल जी को बुलाकर इतनी डांट पड़ी थी अनिल जी को। तो लेकिन वो शायद मेरे लिए भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस था, कि वो पहली बार था, लेकिन आज तक मतलब मैं कंटिन्यूटी कभी नहीं भूलती, चाहे वो कपड़ों की हो, मूवमेंट की हो, या एक्सप्रेशन की हो। तो वो तो एक सबक अनिल जी को ही नहीं बल्कि मुझे भी बहुत बड़ा था, जो आज तक काम आता है। बर्निंग ट्रेन की इतनी बड़ी कास्ट, फिर मेरी जंग में अनिल कपूर, और फिर दर्द का रिश्ता में सुनील दत्त, or maybe even his family. Are you in touch with any of these people today? I am blessed that I have made some wonderful friends. जैकी जी इज पार्ट ऑफ आवर 80s ग्रुप। हमारा यहाँ पे जो 80s ग्रुप है, तो रोज हमारी बातचीत होती है, हमारी जिंदगी में क्या होता है हम उसको शेयर करते हैं। जैकी जी हैं, पूनम ढिल्लन दीदी हैं, संजू भैया हैं, वो सब उस ग्रुप में है, तो हमारी रोज हेलो हाय होती रहती है। गोविंद है जिसके साथ हमेशा टच में रही हूँ। ऐसा नहीं होता है कि अगर वो मुंबई में नहीं हो तो शायद उससे मुलाकात नहीं होती है, लेकिन जब भी मुंबई में होती हूँ तो गोविंद से मुलाकात होती ही है। जब तक चिंपू हमारे साथ थे तो चिंपू के साथ भी मेरी बातचीत रोज होती थी। बॉम्बे आना होता था तो चिंपू से मुलाकात जरूर होती थी। और अभी ऑफ कोर्स बोनी जी हैं, संजय हैं, अनिल जी हैं, तो उनसे बातचीत होती रहती है। कुछ लोग हैं जिनसे मेरी बातचीत अभी भी टच में हूँ, बातचीत होती है और हमारी कभी कभी मुलाकात भी हो जाती है। तो एक बहुत ही जो हमने दोस्ती बना के रखी है, अनुपम खेर जी हैं, जो जो दोस्ती है वो हमेशा कायम रही है। टिम्पू जी की आपने बात की तो स्वाभाविक है पूछना कि were you aware that he was unwell, or did it come as a sudden heart attack? Was there any history? Was he keeping a little low? He was keeping extremely low. He had a very major issue with his knees, so he underwent a couple of surgeries for his knees, but that didn't help him at all. But we were definitely aware that Chimpu was unwell. एंड जब चिंपू का इंतकाल हुआ तो मैं बॉम्बे में थी उस वक्त। तो पोनी जी का फोन आया saying that चिंपू इज गॉन, एंड दैट केम एज अ रूट शॉक, क्योंकि चिंपू से मेरी बात हुई थी एक दिन पहले, चिंपू से बात हुई थी, ही वाज डाउन विद वेरी हाई फीवर भी, एंड वो कोविड का वक्त था। तो चिंपू वाज डाउन विद वेरी हाई फीवर, एंड चिंपू से फिर चिंपू एज यूजुअल हमेशा
लाइटली बात को लेना, कह रहा है कि नहीं मैं ठीक हो जाऊंगा फिर आके मिलता, हम सब सैंपैन में बैठ के खाना खाएंगे। तो वो हमारा हमेशा स्टेडफास्ट था कि मैं नोवोटेल में रुकूंगी, चिंपू आएंगे एंड हम सब मिलके, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, हम सब मिलके खाना खाएंगे साथ में। तो वो हमेशा का था। तो दिस केम एज अ वेरी वेरी रूड शॉक टू मी कि चिंपू इज नॉट विद अस एनीमोर, क्योंकि एक दिन पहले मेरी बातचीत हुई थी चिंपू से। बट आई थिंक बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो इतने जिंदा दिल, इतने खुले दिल, और एक जब दोस्ती बनाते हैं तो आखिर आखिर तक उस दोस्ती को कायम रखने की कोशिश करते हैं। तो चिंपू उनमें से एक है, डेफिनेटली मैं कहूंगी। तो मतलब हम तो बात भी नहीं करते कि चिंपू इज नॉट विद अस, चिंपू है, ऐसे ही बातचीत होती रहती है हमारी। तो बस हमें तो ऐसे ही लगता है कि हमारे इर्द गिर्द है चिंपू, हमारे साथ है। Did he have any heart issue? He did have a heart issue, but because of his addiction to alcohol, we knew that it could create a huge problem. And वो कोशिश रही, but probably हम कामयाब नहीं हुए चिंपू को उस एडिक्शन से बाहर निकालने में। Are you in touch with Dabbu ji or anybody from? अनफॉर्चुनेटली नॉट, अनफॉर्चुनेटली नॉट। मेरा टच सिर्फ चिंपू रहे हैं। तो हमेशा शुरू से आखिर तक, आज भी मैंने फोन पे चिंपू का नंबर या नाम डिलीट नहीं किया हुआ है। आई स्टिल हैव इट ऑन माय मोबाइल। तो आई वुडंट वांट टू डिलीट दैट। चिंपू हैज बीन पार्ट ऑफ माय लाइफ। मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है चिंपू से। पता है, मैं अपने टोज पे व्हाइट पॉलिश के अलावा कोई और पॉलिश नहीं लगाती हूँ। एंड वो मुझे चिंपू ने सिखाया था कि हमेशा व्हाइट पॉलिश लगाया करो टोज पे, दैट स्पेल्स क्लास। तो पता नहीं, दिस वाज वे बैक इन 83 मेरे ख्याल से, और तब से आज तक व्हाइट पॉलिश के बिना मैं रहती नहीं हूँ। माय टोज आर ऑलवेज विद पॉलिश। एंड मैं चलती भी थी तो मतलब इतना डांटते थे चिंपू मुझे कि बस आ गई, पता लग जाता है दूर से, 10 किलोमीटर दूर से पता लग जाता है कि चल के आ रही है, ठप 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 इतनी आवाज रहती थी। तो चिंपू मुझे हील पहनाकर, स्टेलेटोस पहनाकर, सर पे किताब रख के मुझे कहते थे, जो फ्लोरिंग में जो टाइल या मोज़ैक की जो लाइन है उसके ऊपर तुम्हें चलना है, एक पैर के ऊपर एक, ऐसे कि यू डोंट गो साइडवेज। तो वो सब मुझे चिंपू ने सिखाया था कि सर पे किताब रख के अपनी चाल सुधारने के लिए और अपना बैक स्ट्रेट रखने के लिए, कभी हंच ना हो, अपना बैक स्ट्रेट रखने के लिए बहुत जरूरी होता है कि कभी तुम हील पहनो, साड़ी पहनती हो तो थोड़ी हील पहना करो, इट गिव्स यू दैट पोस्चर। तो आई थिंक चिंपू से बहुत सारी चीजें मैंने सीखी। एंड सबसे जो बहुत ही अहम चीज मैंने चिंपू से सीखी थी वो थी दोस्ती, दोस्ती कैसे निभाते हैं। तो आई थिंक वो बहुत ही अच्छी बात जो चिंपू मुझे सिखा कर गए। ये दोस्ती हुई कैसे, इतनी गहरी दोस्ती? दोस्ती इतनी गहरी ऐसी हुई कि एक्चुअली काफी लोग जानते नहीं हैं, लेकिन राज कपूर पापा जी मुझे राम तेरी गंगा मैली में लॉन्च करना चाह रहे थे, और फोटोशूट वगैरह किया था। सिंघल साहब, जेपी सिंघल साहब ने तस्वीरें निकाली थी। तो वो तस्वीरें देख के बहुत पसंद आई थी उनको। उन्होंने कहा था कि बस इस लड़की को मैं लॉन्च करूंगा, मेरी गंगा यही है। लेकिन हुआ ये कि उस वक्त उनको शूटिंग जब शुरू करनी थी कोलकाता का पोर्शन, क्योंकि ये जो शुरुआत थी वो दिसंबर जनवरी में फिल्म शुरू कर रहे थे। एंड हम्म। दिसंबर जनवरी में हम किसी भी हालत में गंगोत्री पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि बर्फ होगा वहां पे पूरा। तो उस वक्त उन्हें कोलकाता का पोर्शन शूट करना था, कोठे का पोर्शन शूट करना था, जब वो एक बच्चे की माँ है। तब पापा जी ने कहा ये लड़की जो है, नॉट इवन 14, 14 साल की भी नहीं है, बहुत छोटी लगेगी, यही एक बच्ची है, इसके हाथ में गोद में एक बच्चा दूं तो बहुत छोटी लगेगी। एंड आई कांट पुश माई फिल्म अनफॉर्चुनेटली, कि मैं अप्रैल तक 6 महीना इस फिल्म को पुश करूं और फिर अप्रैल या मई में मैं गंगोत्री जाऊं, शूट करूं एंड देन कम बैक एंड शूट कोलकाता का कोठे का पोर्शन। तो ही हैड टू स्टार्ट शूटिंग विथ कोलकाता, जब गंगा एक बच्चे की माँ है। तो उस वजह से मैं उस फिल्म को नहीं कर पाई। लेकिन क्योंकि आर के स्टूडियोज आना जाना था और पापा जी थे, तो पापा जी से बातचीत होती थी और चिंपू भी वहां पर थे। तो उस वक्त चिंपू से दोस्ती हुई। और एक फिल्म जो इकबाल सिंह साहब ने बनाई थी, लावा, एंड उस फिल्म में चिंपू हीरो थे और डिम्पल कपाड़िया जी थी। और उस फिल्म में एक फ्लैशबैक पोर्शन था चिंपू का जो मैंने किया था।
शूटिंग भी हो गई थी उस फिल्म की। एंड मैं इकबाल सिंह साहब को, मतलब उनकी फिल्म थी कालिया जिसमें मैंने चाइल्ड एक्टर का काम किया था, तो उस वक्त से मैं उनके साथ थी। मैं और उनकी बेटी, हम बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं, आज भी फ्रेंड्स हैं। मैं बॉम्बे आती हूँ तो मैक्सिमम उसी के घर रहती हूँ, इकबाल सिंह साहब के घर रहती हूँ मैं। तो मीरा उनकी बेटी है तो उनके साथ ही रहती हूँ, मेरी बचपन की सहेली है। तो उस फिल्म में जब मैंने लावा में काम किया, फिल्म शूटिंग हो गई, जब रशेस देखे गए, तब अंकल को, इकबाल सिंह अंकल को और चिंपू को और टीनू अंकल को ये लगा कि नहीं, दिस वुडंट बी द राइट लॉन्चिंग पैड फॉर हर। मतलब पहली फिल्म में ही वो एक गेस्ट अपीयरेंस एंड वेरी नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, खाली फ्लैशबैक में आ रही है जा रही है, इट वुडंट बी राइट। एंड आई मीन यू नीड टू स्टैंड नेक्स्ट टू somebody as beautiful and talented as डिम्पल कपाड़िया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये लड़की बेचारी, उसको हम इंट्रोड्यूस तो कर रहे हैं लेकिन फुल फ्लेज्ड हो तो करें, इस छोटे से कैरेक्टर में नहीं करेंगे। एंड वो कैरेक्टर मेरे ख्याल से थोड़ा नेगेटिव भी था, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, बट शायद उसमें थोड़ा एक ग्रे शेड्स थे उसमें। तो देन दे डिसाइडेड कि नहीं, ये लड़की इसमें नहीं रहेगी, वी विल रीशूट द पोर्शन विद समथिंग एल्स। तो मेरा शूट करने के बावजूद उस वक्त मेरा पोर्शन निकाल दिया गया था। तो उस वक्त भी चिंपू मेरे साथ थे, तो इसलिए वो जो चिंपू के साथ जो एक दोस्ती कायम हुई, वो हमेशा रही मेरी। राज जी ने पिक्चर से रियलाइज किया कि आप बहुत छोटे दिखते हो। जी, जो तो तस्वीरें देखी थी। आपने मूवी देखी बाद में, ऑफ कोर्स आई एम श्योर, तो आपको ऐसा लगा कि अरे यार मुझे करना चाहिए था ये रोल, आई मिस नहीं, द। आई थिंक पापा जी वाज एब्सोल्युटली राइट। मतलब मैं 14 की भी नहीं थी उस वक्त, 13, साढ़े 13 साल की थी। एंड उस वक्त मेरे हाथ में, मेरी गोद में एक बच्चा होता तो बहुत ही मतलब अजीब लगता। वो लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करते और एक्सेप्ट भी नहीं करते उस बात को। तो पापा जी बीइंग अ फिल्म मेकर, तो वो उनका जो एक उनकी जो सोच थी, उनके आइडियाज थे, वो बिल्कुल मैं कहूंगी कि 100% सही थे। क्योंकि स्टोरी सुनाई थी आपको पूरी? ऑफ कोर्स पूरी स्टोरी सुनाई थी। गंगा का डायलॉग क्या होगा वो याद था। सुन साहिबा सुन गाना मैंने सुना था, रविंद्र जैन साहब ने जब वो गाना रिकॉर्ड किया था, वो गाना भी मैंने सुना था। एंड हमारी सब प्लानिंग चल रही थी कि हम गंगोत्री में रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। मुझे ऐसी दो फिल्में बताइए, भले साउथ की हो या बॉलीवुड की, कि आपको आज लग रहा है कि शायद मुझे नहीं करनी चाहिए। आ, हिंदी तो मैंने ज्यादा की नहीं, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं सोचूं कि शायद मुझे नहीं करनी थी, बिकॉज बहुत कम फिल्में की। लेकिन साउथ में काफी फिल्में ऐसी हैं जो मुझे लगा कि शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। आप हाल ही में पूछेंगे तो अभी आई थिंक 2022 में मैंने रजनीकांत सर के साथ एक फिल्म की थी, तो मेरे ख्याल से मुझे वो नहीं करना चाहिए था। वो क्यों? फिल्म देख, पता नहीं, क्योंकि जो रोल सुनाया गया था वो अलग था। उसमें रजनी सर के साथ कोई पेयरिंग ही नहीं थी। तो फिल्म में मैं और मीना दो हीरोइन थी, तो ऐसा था कि हम दोनों हीरोइन की तरह रहेंगी। और उस बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने फिल्म भी एक्सेप्ट की थी कि रजनी सर के साथ कोई पेयरिंग है नहीं, तो वी आर देयर थ्रू आउट। बहुत ही हैप्पी गो लकी कॉमिकल वेरी फन लविंग रोल था वो। लेकिन फिर जैसे फिल्म हुई, आगे बढ़ी, देन सडनली एक रजनी सर को पेयरिंग हो गई, एक हीरोइन आ गई, देयर वाज वन कैरेक्टर व्हिच वाज पुश्ड इनटू इट। सो व्हेन आई फेल्ट कि आई बिकेम अ वेरी कैरिकेचर कैरेक्टर हो गया था वो। तो वो फिल्म देखने के बाद, डब करने के बाद, देखने के बाद बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट थी और मुझे लगा कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। शायद शायद रजनी सर ने बोला हो कोई हीरोइन तो चाहिए पेयरिंग के लिए, बिकॉज हीरोज यू नो आर वेरी स्टिल नोइंग रजनी सर, आई डोंट हीरोइन थिंक। सॉन्ग। नहीं, रजनी सर वैसे है नहीं कि वो कहेंगे कि यार हीरोइन चाहिए, वैसे नहीं है। मैं उनको काफी सालों से जानती हूँ, तो रजनी सर वैसे नहीं है। पता नहीं क्या वजह होगी, प्रोबेबली फैंस की डिमांड हो सकती है, इन्होंने सोचा हो, डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने सोचा हो कि नहीं रजनी सर हैं तो कहीं एक डुएट सॉन्ग। हालांकि हमारा गाना वगैरह था उस फिल्म में, मेरा रजनी सर का, मीना का रजनी सर का, हम सबका गाना था। तो वो प्रोबेबली कहीं एक हुआ होगा कि नहीं, एक पेयरिंग हो, प्रॉपर पेयरिंग हो तो अच्छा रहेगा। बट यस, वो फिल्म देखने के बाद बहुत डिसअपॉइंटमेंट था और लगा कि शायद मुझे नहीं करनी चाहिए थी।
क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, एक एक खास करके एक बहुत ही फेमस अमर अकबर एंथनी का है, जिसमें विनोद खन्ना इंसिस्टेड टू मनमोहन देसाई, डिस्पाइट प्लेइंग द टफ कॉप, दैट he needs a heroine. Manmohan Desai Yes, did not, you know that. probably उस जमाने में, बट Are you आज aware of वक्त this? Are you नहीं, aware of this? अब वक्त बदल रहा है, तो अमर अकबर एंथोनी के वक्त शायद हो सकता है, क्योंकि यू हैव अमर अकबर एंथोनी, एंथोनी की एक पेयरिंग है, अकबर की इतनी खूबसूरत पेयरिंग है, एंड प्रोबेबली वो फिल्म देखने के बाद, बिकॉज आई एम समबडी हु ग्रू अप ऑन अमर अकबर एंथोनी, पता नहीं मुझे कितनी बार वो फिल्म देखी है, Same हर here. फ्रेम मुझे रिलेटेबल है, हर फ्रेम रियल लगता है। मतलब आज सोचो कि 3 बच्चे एक साथ फोन दे रहे हैं, एक बॉटल से जा रहा है और माँ को तीनों का फोन चल रहा है, एंड उस वक्त हम यकीन कर लिए यस बच्चे अपनी माँ को फोन दे रहे हैं, बिल्कुल सही हो रहा है। तो वो एक बिलीवेबल थॉट जो मनमोहन सिंह जी ने कमर्शियली हमें क्रिएट करके दिया था, इमोशनल अटैचमेंट के साथ, कि माँ के साथ एनीथिंग इज पॉसिबल एंड इट्स एक्सेप्टेबल। तो आई थिंक अगर हम एज फैन देखते हैं अमर अकबर एंथोनी, अगर सबकी पेयरिंग है और खाली अमर की पेयरिंग नहीं है, तो आई वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड, कि मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती कि यार अमर के साथ कोई हीरोइन क्यों नहीं है। तो एज अ फैन मैं बोलूंगी कि अमर की पेयरिंग तो होना चाहिए। तो अगर विनोद खन्ना जी ने इंसिस्ट किया था कि नहीं उनके साथ कोई एक हीरोइन होनी चाहिए, डुएट होना चाहिए, तो आई थिंक दैट्स क्वाइट जस्टिफाइड। आपने सुना होगा ये इंडस्ट्री में नहीं, किस्सा. मैंने ये बात नहीं सुनी है कभी। Hmm. But you are saying that scene. I remember where Nirupa Roy, three different bloods go to her. But apart from the fact that Manmohan Desai could make me believe all that, there was a lot of innocence in those days. There was a lot of Yes. purity in those days. I would say that today it will not. ये अमिताभ बच्चन ने भी बोला था कोई इंटरव्यू में कि ये आज कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा. I wish I was around him and I would have told him the same. Today वो innocence नहीं है वो. uh, there's too much of people want to conflict just because अरे आप entertainment के लिए देख रहे हो. For example, अमर अकबर एंथनी. नहीं, ये क्या बकवास है. आई थिंक उसकी वजह ये है कि एवरीबडी वॉक्स अराउंड विद अ वेरी वेरी प्री कंसीव्ड जजमेंटल माइंडसेट। हम्म. एंड आजकल का जमाना ऐसा हुआ है कि आपका जो सोशल मीडिया है, उसके जो प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं, प्रोज कोई नहीं देखता है, कॉन्स बहुत ज्यादा, मिसयूज ऑफ द फ्रीडम ऑन सोशल मीडिया बहुत ज्यादा हो गई। एवरीबडी वांट्स टू बी एन इन्फ्लुएंसर, एवरीबडी वांट्स टू बी अ यूट्यूबर, एवरीबडी वांट्स टू बी अ रिव्यूअर ऑफ अ फिल्म। चाहे उनको फिल्म मेकिंग के बारे में, फिल्म में कितने क्राफ्ट्स होते हैं उसके बारे में भी जीरो जिल्च नॉलेज होगी, लेकिन हम सब अपने आप को एक रिव्यूअर की तौर पे हम देखेंगे। वो जमाना गया कि आप फिल्म आजकल तो मतलब थिएटर से कोई निकलता है, जैसे ही दरवाजा खुला माइक आपके मुंह में ठूस देते हैं, हाँ बताइए फिल्म कैसी थी। तो वो जमाना है। तो आप जो कह रहे हैं कि इनोसेंस इसलिए नहीं है कि एवरीथिंग इज अवेलेबल एट आवर फिंगर टिप्स। पहले हम छाया गीत देखने के लिए इंतजार करते थे कि फ्राइडे को टैं घूमेगा, उसके बाद में छाया गीत आएगा या फूल खिले हैं गुलशन गुलशन आएगा, हम इंतजार करते थे। आज वो नहीं है। आजकल दुनिया भर का जो आपका दुनिया भर की जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो आपके फिंगर टिप्स पर है। तो आई थिंक कि वो इनोसेंस इसलिए नहीं रही है क्योंकि हम अपने आप को वक्त से आगे ले जाना चाहते हैं। हम वक्त के साथ नहीं चलते, वक्त से आगे ले जाना चाहते हैं अपने आप को। लोग समझते हैं कि अरे लेट मी बी द फर्स्ट रिव्यूअर, लेट मी बी द फर्स्ट पर्सन टू गिव माय ओपिनियन, उसकी वजह से मैं फेमस हो जाऊंगा, मुझे व्यूअरशिप ज्यादा मिलेगी, मेरे यूट्यूब लिंक को, या मुझे ज्यादा सोशल मीडिया पे मुझे ज्यादा लाइक्स मिले। आजकल जमाना वैसा है। तो आई थिंक फिर भी आई वुड से कि आज भी व्हेन इट कम्स टू सिनेमा इट्स अ मेक बिलीव। मैं और आप बात कर रहे हैं, मुझे जो एक ही चीज सुनाई दे रही है मेरे फैन की आवाज, लेकिन यही हम सिनेमा करें तो बीच में सितार बजेंगे, गिटार बजेगा, बीच में कुछ और म्यूजिक आएगी। तो इट्स अ मेक बिलीव वर्ल्ड। तो आई थिंक हमें वो माइंड में रख के चलना है कि व्हेन इट कम्स टू सिनेमा it's capital letter, inverted commas, in red letters, underlined very darkly, entertainment, entertainment. That's it. तो हमें लगता है कि हम जब थिएटर में आते हैं, स्पेशली अ पर्सन लाइक मी जो मैं बिल्कुल कमर्शियल फिल्म लवर हूँ, तो जब मैं थिएटर में आती हूँ, आई वॉन्ट
टू एंजॉय, मुझे सीटी भी बजानी है, मुझे ताली भी बजानी है, माँ रोती है तो मुझे साथ में रोना है, बेटी रोती है तो मुझे साथ में रोना है, हीरो जब 10 लोगों को पिटता है तो मुझे ताली भी बजानी है। आई एम दैट काइंड ऑफ एन ऑडियंस। तो आई बिलीव दैट वैसी सिनेमा देखने में, उस तरह की सिनेमा देखने में मुझे बहुत मजा आता है। आप और मैं फर्स्ट चेन्नई में जब मैं फिल्में देखती हूँ, चाहे वो रजनी सर की फिल्म हो, कमल सर की फिल्म हो, या कोई भी अच्छी फिल्म हो, मैं सीटियां बजाती हूँ। मैं बड़े शौक से सीटी बजा के फिल्में देखती हूँ, और मैं थिएटर में देखना पसंद करती हूँ। मैं थिएटर जाती हूँ, विसल बजा के सिनेमा देखती हूँ। हैट्स ऑफ टू योर ऑनेस्टी। आई मीन यू से दैट रजनी सर के लिए आप ताली बजाते हैं, और आपने 5 मिनट पहले बताया कि रजनी सर के साथ फिल्म शायद मैंने राइट। how many actresses would say this? How many actresses would say this? This is a very, very honest conversation. इट हैज टू बी। आई थिंक आजकल के जमाने में हु आर वी ट्राइंग टू प्रिटेंड, हम जो नहीं है हम वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं, वहां पर हम बहुत बड़ी चूक कर देते हैं कि फिर एक बार जब आप एक मास्क पहनना शुरू करते हैं, जिंदगी भर उस मास्क को पहनना पड़ता है, आप उतार नहीं पाते हो उस मास्क को। तो आई थिंक ये बहुत जरूरी हो जाता है कि शुरुआत से आप ऑनेस्ट रहें, सही है, गलत है, गलत है। एंड यहाँ पे पता नहीं, बॉम्बे में पता ही नहीं, पता यहाँ पे सभी को पता है कि आई एम अ डाई हार्ट कमल हासन फैन। आई एम अ डाई हार्ट कमल हासन फैन। तो वो रजनी सर को भी पता है। लेकिन मैं थिएटर में जाती हूँ तो वो जो एक ऑरा है स्क्रीन पे, जब सुपरस्टार का जो एक म्यूजिक बजता है, उनका एक म्यूजिक है SUPER करके, सुपरस्टार जब आता है, वहीं पे तालियां अपने आप बजना शुरू हो जाती है, मेरी विसल वहीं पे आ जाती है। तो आई कांट हेल्प इट। मैं बीच में ये कह रहा था कि फर्स्ट रिव्यूज की आप बात कर रहे हैं, लेकिन मैं फर्स्ट रिव्यूज से भी पहले कुछ देखता हूँ। जब मैं देखता हूँ मूवी जाकर स्पेशल स्क्रीनिंग में, जो हमें परहैप्स कभी एक दिन पहले या उसी दिन सुबह जी। दिखाई जाती है, आई सी जर्नलिस्ट, influencers, so many people typing out in the first scene. यस। They are not even seeing the movie. They are typing like this, and first review after 20 minutes, first review interval पे फर्स्ट हाफ ऐसा है, फर्स्ट हाफ बुरा है, फर्स्ट हाफ अच्छा है। ये क्या रिव्यू है? कोई, मैं कहती हूँ ना कि हर इंसान अपने आप को, वो एक जो था कि हमारे लिए ब्रेकिंग न्यूज जो थी, जब चैनल शुरू हुए तो ब्रेकिंग न्यूज हुआ करती थी, हम इंतजार करते थे। फ्रंट पेज न्यूज क्या है, वो फ्रंट पेज न्यूज का इंतजार करते थे। लेकिन आजकल जब से आपके पास सोशल प्लेटफॉर्म है, हर इंसान अपने आप को सबसे पहले रिव्यूअर देना चाहता है कि मैंने रिव्यू दिया है। कोई आजकल कंपटीशन उनका फिल्म अच्छी है नहीं है उसके बारे में लिखने से ज्यादा, मुझे कितने लाइक्स मिले हैं, मुझे कितने लोगों ने देखा है, व्यूअरशिप मिली है, उसके लिए इंतजार करते हैं लोग। मैं इतना ही कहूंगी कि हमारे जितने भी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दी अदर क्रिटिक्स व्हाट वी हैव, ऑफ कोर्स वी नीड देम। अच्छी बातें होती है तो फिल्म गलत है तो गलत भी बोलना चाहिए कि ये फिल्म सही नहीं है। लेकिन मैं कहती हूँ कि एक प्रॉपर फिल्म ऐसी होनी चाहिए। अगर कोई रिव्यूअर या क्रिटिक मुझे कहता है, मैं तो कहूंगी भैया आप बनाएं और हमें दिखाएं, सक्सेसफुल करके दिखाएं वो फिल्म को। परफेक्ट फिल्म क्या होती है? लिखना बहुत आसान है, बोलना बहुत आसान है, किसी के बारे में बुरा बोलना बहुत आसान है। एक फिल्म जो इतने लोग जी जान से खून पसीना बहा के काम करते हैं, एक प्रोड्यूसर जो इतना अपनी मेहनत का पैसा लगा के एक फिल्म बनाता है। आप देख लें, सिनेमा इज नथिंग बट अ गैम्बल। हमें कोई गारंटी नहीं है कि हर फिल्म चलने वाली है, लेकिन इतना गैम्बल करके एक इंसान फिल्म बनाता है। लेट द ऑडियंस डिसाइड वेदर दे वांट टू वॉच द फिल्म और नॉट। व्हाई आर दीज पीपल रेडी टू पोस्टमार्टम करके उसको आगे लोगों के सामने प्रेजेंट करें? आई थिंक मैं तो उनसे कहूंगी कि अगर ये परफेक्ट फिल्म ऐसी 100 on 100 आप जो पॉइंट्स देना चाहते हो, या 50 on 50 आप पॉइंट्स देना चाहते हो, भैया आप जाइए, आप एक फिल्म बनाइए, कमर्शियली सक्सेस कीजिए, जितना पैसा डाला है वो पैसा भी आपको वापस आए, प्लस हर क्रिटिक आपको 50 on 50 दे, आप फिल्म बना के मुझे दिखाइए। तब पता लगता है कि हाउ डिफिकल्ट इट इज टू मेक अ फिल्म। You have given me a half answer to what journalism is today. I mean, sort of. But I would like to ask you here, Kushbu, कि
जो जर्नलिज्म आजकल स्पेशली टीवी पे हो गए, न्यूज़ तो कुछ है नहीं, सिर्फ डिबेट्स 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 और ओपिनियंस। यू नो, एंकर्स आर ट्राइंग टू, आई डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड जो आजकल बहुत ही इनडिस्क्रिमिनेटली यूज होता है, नैरेटिव। एक नैरेटिव बनाकर चल रहे हैं बस वो। और डिबेट्स, इज दिस व्हाट वी वांट, इज दिस आवर जर्नलिज्म? आई मीन द डिबेट इज, वो भले क्या भी बोल रहा हो, वैलिड पॉइंट भी बोल रहा हो, तो उसको, यू शट अप, आई एम द बॉस। द नहीं वो इट्स वेरी anchor is driving the narrative. What is this? it's very unfortunate that we all are not driven by the actual news. We all are driven by the false narrative at times and more about TRP. कि मेरे चैनल को, मेरे शो को कितना टीआरपी मिलता है, दैट नरेटिव इज व्हाट इट इज। वो कहते हैं ना, घोड़े के आंखों पर पट्टी रख देते हैं, ना वो दाएं देखे ना बाएं देखे, बस सीधा रोड देखे। एंड आजकल कुछ जर्नलिस्ट ऐसे हैं कि वो एक ही रास्ता दिखाना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू गिव अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम टू पीपल, गिव देम अ चांस टू थिंक and decide what is right, what is wrong. They do not want to give them even a minute to think कि आप सोचोगे तभी तो उसके बारे में बात करोगे ना। आपको सोचने का मौका ही नहीं देता हूं मैं। आप सोचो ही मत ना, मैं जो बोल रहा हूँ खाली वही सही मान के आप चलो। ये डेफिनेटली मैं मानूंगी कि ये आजकल बहुत हो रहा है। एंड मैं तो हमेशा कहती हूँ कि जिस तरह से हम एक नरेटिव जो कहते हैं, नरेटिव से ज्यादा ये होना चाहिए कि जो सही न्यूज है, ऑनेस्टी, जो न्यूज सही है वो होना बहुत जरूरी है। I'm ना glad कि it's coming from someone who's in the ruling party. yes, see, I was coming to that. It's not about the ruling party or it's not about the opposition party. I think every party has to walk with a lot of responsibility. People are right wing or they are left wing. Nobody is neutral here. So you can have your own opinions. You probably you run a channel or you own a show, you run a show. You can have your own opinions, your own ideas, your own sympathies with one particular party, whether you're right wing or left wing. But when it comes to journalism, when it comes to something which we call as a fourth pillar of our democracy, I think it's extremely important that you be neutral and you give the facts rather than pushing something which is not right, pushing something, and both the sides. I'm not going to say one side, I would say both the sides. It's extremely important that today's generation get the right news, not the wrong news, the right news, and let them decide. उनको मौका दें सोचने का, अपना दिमाग इस्तेमाल करने का। हम सब यहाँ पर कुछ भगवान देता है हमें सोचने के लिए ही होता है। उनको वो मौका दें, आजकल के जो हमारे यंगस्टर्स हैं, ना कि उनको बोले कि इसी रास्ते पे चलना है और यही सही रास्ता है। उन्हें डिसाइड करने दें कि क्या I mean, सही है, क्या गलत है। I've heard anchors saying, "This is my show and I decide." You can absolutely. That's why I said it's your show. You decide. Nobody says don't decide, but do not push your thoughts on the viewers. Is what I say. Going further, and a little back to Vanvas. I'm sure Anil Sharma is just wondering if he's seeing this interview that why are we not talking more about this film? You know, I was sitting in this theater, PVR in Juhu, and behind me there was a family, all the time saying that they are Guptas and all that. And the moment your character is shown dead in the film in 5 minutes, of course, you have a lot of scenes in the flashback. They said, "Arey, Khushbu ka 5 minute ka role," and they were very, very disappointed. They laughed. First, they laughed, and they obviously wanted to write off the film at that moment. Of course, they later sat down to, once that Nana Patekar's Kumbh Mela happens, they had calmed down thankfully, and they were not disturbing us. But they were really disappointed that your role is just 5 minutes. So why are you not doing more films in Hindi? Why are you not? Nothing interesting has come to me. Nothing interesting has come to me. Have you refused anything in the recent past? Nothing in recent, of course. मतलब आती है where I feel, see, even in South मैं जो फिल्में करती हूँ,
अभी 3 महीने में मेरी शादी को 25 साल हो जाएंगे। आई सेलिब्रेट माई सिल्वर जुबली। इन 25 सालों में आई थिंक इवन इन साउथ मैंने हार्डली 10 या 12 फिल्में की हैं। आई एम वेरी पर्टिकुलर बिकॉज मैं शादी के बाद बहुत बड़ा मैंने गैप नहीं लिया था। आई वाज डूइंग टेलीविजन बट सिनेमा टुक अ बैक सीट बिकॉज I just couldn't leave my girls and go back to back. I had 2 girls. तो मैं बच्चों को छोड़ के काम पे नहीं जाना चाहती थी। तो I have refused some of the biggest films in South कि नहीं, I can't leave my girls कि 3 महीने की है और फिर we are shooting in a village. It's a beautiful film. Let's go and shoot there. आप ही को मन में रख के मैंने कहानी लिखी है। I said I'm not moving. 3 महीने की बच्ची को लेके मैं किसी गांव खेड़े में नहीं जा रही हूँ। I cannot do it. There's another film where probably I had to leave my children. एक जंगल में शूटिंग थी। I said I will not do it because मैं अपनी लड़कियों को छोड़ के नहीं आ सकती हूँ। They need me. तो I have been a very hands-on mother कि आज तक लड़कियों के लिए ना कोई आया रखी है ना कोई नानी रखी है कि मेरे बच्चों को वक्त पे खाना खिला देंगे, नहला देंगे। मैंने बहुत ही एक हैंड्स ऑन मदर बन के सुबह उनका नाश्ता बनाना, स्कूल छोड़ना, स्कूल से पिकअप करना, उनका होमवर्क करवाना, उनकी डांस क्लासेस है उनको साथ में ले जाना, वो सब मैंने किया। तो आई एंजॉयड थॉरली। तो फिल्में बहुत कम की, लेकिन हिंदी में प्रोबेबली पता नहीं, मुझे जो कहती हूँ कि इंटरेस्टिंग फिल्में हो वैसी कुछ मुझे आई नहीं है। आई होप अभी कुछ इंटरेस्टिंग फिल्में आएंगी। लोगों को ये भी माइंड में था कि यार प्रोबेबली मैं फिल्में करना नहीं चाहती हूँ। बीच में पॉलिटिक्स भी है मेरा, तो उनको लगता है कि यार आई एम एक्सट्रीमली बिजी विद पॉलिटिक्स, तो शायद मैं फिल्में नहीं करूंगी, नहीं करना चाहती हूँ। क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे पूछा यू आर स्टिल डूइंग फिल्म्स? आई सेड व्हेन डिड आई से आई डोंट डू फिल्म्स? जैसे नहीं, हमें लगा कि आप इतने बिजी हो पॉलिटिक्स वगैरह में तो आप फिल्में नहीं करोगे। आई सेड नहीं, ऑफ कोर्स आई डू इट। एंड वनवास का ये हुआ कि जब वनवास की बात हुई, जो कास्टिंग डायरेक्टर थे पराग थे, उन्होंने मुझे फोन किया। पराग ने कहा कि मैम ऐसा है, तो अनिल शर्मा जी की फिल्म है, एंड बताया कि रोल इज नॉट वेरी बिग लेकिन थ्रू आउट द फिल्म में आपकी चर्चा होती रहेगी। इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस, तो इट विल बी नाइस। तो अनिल जी इनिशियली थोड़े हेजिटेट थे कि यार कर पाएगी, विल शी बी राइट फॉर दैट रोल, उनका वो था। तो फिर मैं जब बॉम्बे में थी, मैं उनसे मुलाकात हुई मेरी, एंड उन्होंने बोला यार तुम तो पक्का विमला दिखती हो, यू आर द राइट विमला फॉर मी, तो लेट्स गो अहेड विद विमला। तो उस तरह से जब उन्होंने देखा, मुझसे बातचीत की उन्होंने, तब उन्होंने कहा नहीं, यू आर द राइट विमला, लेट्स गो अहेड विद इट। तो ये नहीं कि आई वाज डिसअपॉइंटेड कि रोल छोटा है। फॉर मी दैट एक्सपीरियंस टू वर्क विद समबडी लाइक नाना पाटेकर, मेरे लिए, मतलब हर इंसान चाहता है कि, हम साउथ में कहते हैं तो हर इंसान चाहता था कि एक फिल्म तो शिवाजी गणेशन साहब के साथ करें ताकि यू लर्न फ्रॉम देम व्हाट एक्टिंग इज अबाउट। वन फिल्म विद मिस्टर कमल हासन और मिस्टर ममूटी और मोहनलाल टू नो व्हाट परफॉर्मेंस इज अबाउट। तो ये एक मौका मुझे मिल रहा था नाना पाटेकर सर के साथ काम करने का। तो आई सेड ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, एंड आई वाज पार्ट ऑफ बनवास। So good to see you there. So further ahead, Khushbu, uh, the more I read about you, there's been a lot of mention recently about you opened up about your dad being an abusive parent and being sexually abusive, and when you were just 8. So you're already spoken on this. I wouldn't want you to say again and again, but I just want to know, when did you actually tell your mom? And you had three brothers at home. You Yes, when I had 3 older brothers, but वो एक they जो never said डर, anything. They never. नो, क्या होता है ना कि एक डर मन में बिठा दिया जाता है। ही वॉज सेक्सुअली अब्यूजिव टुवर्ड्स मी, ही वॉज फिजिकली एक्सट्रीमली अब्यूजिव टुवर्ड्स माई ब्रदर्स एंड माई मदर। बेल्ट से मारना, बेल्ट बक्कल से मारना, जूते से हील की तरफ से मारना, पंचिंग माई मदर। तो वो सब हमने देखा है। मम्मी को लेके दीवार पे पटकना। तो वी हैव सीन अ मैन बीइंग सो अब्यूजिव, और वो एक दिल में डर बिठा दिया जाता है कि इफ यू आर गोइंग टू स्पीक दिस टू एनीबॉडी, स्पीक अबाउट दिस टू एनीवन, मैं उन पे और जुल्म करूंगा, उनको मारूंगा, उनको पीटूंगा। सो दे आर गोइंग टू बेयर द ब्रंट ऑफ यू स्पीकिंग अप।
तो वो एक डर रहता है कि आप ऑलरेडी देख चुके हो कि मम्मी के साथ किस तरह से है, भाइयों को किस तरह से पीटते हैं, तो वो एक जो डर रहता है। बट आई थिंक आई गेन्ड द कॉन्फिडेंस टू स्पीक अप इज व्हेन आई केम टू साउथ। चेन्नई में आने के बाद मुझे वो कॉन्फिडेंस आया कि मुझे बोलना है। और ये सबसे पहले जो मैंने बात की थी, मैं 14 साल की थी और मेरे साथ अ, एक हेयर ड्रेसर आई थी मेरे साथ। वो एक्चुअली फर्स्ट कैमरा वुमन ऑफ इंडिया की रह चुकी हैं। वो के.एच. कपाड़िया साहब कैमरामैन हुआ करते थे, वो कौन थी और उस जमाने में उनकी फर्स्ट असिस्टेंट हुआ करती थी और सेकंड कैमरा हमेशा वो हैंडल करती थी, सेकंड यूनिट। So she became a hairdresser and she has worked with Helen Auntie, Parvin Bobby Auntie, and all of them. So she joined me as my hairdresser when I was doing Janu. And she was more of a mother figure क्योंकि मम्मी मेरे साथ आउटडोर नहीं आती थी, कहीं ट्रैवल नहीं करती थी। तो उबिन आंटी, उनका नाम उबिन था, उबिन आंटी मेरे साथ आती थी and she noticed that how I would shudder in front of my father. She probably noticed his touches and she had doubts because she herself had four grown up children. So, and a single parent herself. So she probably suspected that this man is probably not right. उन्होंने देखा है कि मुझे लोकेशन पे वो किस तरह से मारते थे, रूम पे आने के बाद किस तरह से मारते थे, एंड शी प्रोबेबली रियलाइज्ड हिज बॉडी लैंग्वेज टुवर्ड्स मी इज नॉट राइट। तो उन्होंने मुझसे बात की एंड एक बार उन्होंने मुझे पूछा, सो दैट्स व्हेन आई ब्रोक डाउन टू हर एंड शी told me that I have to speak to my mom. And मैंने 2 साल तक उनको कहा कि आप किसी से नहीं कहोगे क्योंकि मम्मी को मारेंगे, भाइयों को मारेंगे। But after 2 years when I started working in the South, थोड़ी एक independent हुई और काम यहाँ पे था, तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे बोलना जरूरी है। And that's when I spoke to my mom and my brothers about it. And I learned to say no to my dad. I learned to say no. And problems तब शुरू हुए कि when I learned to say no to him. कि ये हिम्मत इसमें कहाँ से आई, नो बोलने की हिम्मत कहाँ से? After you told your mother, you learned to say no. यस, नहीं, मम्मी से बोलने से पहले ही मैंने उनको नो बोलना शुरू कर दिया। तो क्योंकि then I was able to understand what this is, that it's an abuse. It's not something very normal for a father to sexually abuse his daughter. This is an abuse. तो जब हिम्मत भी जुटाई और तब I learned to say no. तो the immediate next way was to physically abuse me. मारपीट करो, लोकेशन पे मारपीट करो, मेरी बात मानो या तो लोकेशन पे थप्पड़ मिलेगा, बेल्ट से पिटाई होगी, वैसा होता था। तो ये पेपर में कभी नहीं आया, कोई किसी जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट नहीं किया कि सेट पर ऐसा हुआ? तो पेपराजी नहीं हुआ करता था। एंड पेपराजी हम नहीं हुआ करता था, लेकिन और जर्नलिस्ट हम तो कभी शांत कभी रहते निकाल थे उस लेते हैं वक्त। यार। नहीं, हम तो अभी बात करते हैं ना। अभी तो मैं इवन आई स्पोक अबाउट इट व्हेन माय डैड इज डेड एंड गॉन। नहीं, मेरे कलीग्स थे, दे वुड स्टैंड अप फॉर मी, दे वुड स्टैंड अप फॉर मी। लेकिन सबको यही था ना यार, बाप है, एंड आई वाज अ माइनर एंड नोइंग माय डैड, वो सामने वाले पे कोई भी इल्जाम डाल सकता है। तो एक उनमें भी एक डर था, लेकिन मेरे जो कलीग्स थे, दे स्टूड बाय मी। वो मुझे समझाते थे कि यू कैन नॉट गो थ्रू दिस, यू नीड टू स्टॉप। तो जो एक हिम्मत जुटाई, प्रॉब्लम मेरे कलीग्स मेरे साथ थे, उन्होंने कहा क्या सही है क्या गलत है, तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि आई वॉज एबल टू से नो, आई हैड लर्न टू से नो, और आई हैव ग्रोन अप इनफ in a stature where I can say no to him. That's when the problem started. And then he just left us one night. He just decided to leave. He left us and he went away. So he left us in 86, September 86. And since then, and I think he passed away last year. I'm not even aware of it. I've never seen him. मैंने कभी ना कभी देखा नहीं। फोन, ना कभी कुछ लेटर, कुछ ना नहीं। ना, I was very clear that he's never ever going to come. And मैंने उनको वार्निंग दी थी, if I ever see him anywhere near my house, I would make sure that he is a dead man. तो उन्होंने फिर दोबारा शादी की कुछ ऐसे? I have no idea. मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं तो उसके बारे उनकी में। डेथ का आपको कैसे पता चला? वो तो रिलेशन में कोई बताता है, मैं तो इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, उन्होंने शादी की नहीं की, कोई रिलेशनशिप में थे नहीं थे, आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड अबाउट इट।
Correct. There was a lot of controversies which dodged you, Khushbu. I'll just touch upon two of them. One was that magazine where your picture was morphed. Morphed. Yeah, and in a I think beginning, that was very cheap of them. yeah. Morphing a picture. They didn't even realize that she is a woman, she is a mother, she is a wife, she is a daughter, she is a sister, she is a daughter-in-law. They didn't realize anything. उनके लिए खाली मैगजीन को बेचना था. They thought she is an easy target. कर लो हो जाएगा. They didn't expect that I will retaliate या उनको जवाब मुंह तोड़ जवाब दूंगी, उनको Hmm. कोर्ट तक घसीट के लेके जाऊंगी. उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. फिर बाद में तो उनकी मैगजीन ही बंद हो गई. तो कहते हैं ना, जैसी करो जैसी करनी वैसी भरनी. मेरा एक ही था, अगर आप मेरी तस्वीर इस तरह से डाल सकते हो इतना घिनौना एक स्टेटमेंट के साथ, then have the guts to have your mother's picture or your wife's picture on it. Why shoot the gun from somebody else's shoulders? तुम माँ की तस्वीर डाल दो ना, तुम अपनी बीवी की तस्वीर डाल दो ना, होगी बात खत्म. तुम्हें तो मैगजीन बेचनी है. तुम इतने गिरे हुए इंसान हो कि तुम किसी भी औरत को नंगा करके अपना पैसा कमाओगे, तो अपनी माँ को नंगा करो, अपनी बीवी को नंगा करो. किसी और की बीवी को, किसी और की माँ को नंगा क्यों करते हो तुम? Yeah. ये कौन सी मैगजीन थी? मेंस मैगजीन बोलते थे अपने आप को. I have no idea. I don't know. I have Hmm. no idea what magazine was that. Now I see in the Maxim. Okay. Yeah, probably. And then there was this one thing. उसका कुछ हुआ नहीं मैक्सिम का बाद में, मतलब they gave you an apology. Yeah, they issued an apology. Courts and orders थे to issue an apology. The second one was where you draped a sari which had gods. That wasn't a controversy. I think it's an artist. आज आप कलमकारी साड़ी देखोगे, the entire कलमकारी work is about gods and goddesses painted, hand painted. That is an art. तो मैंने ऐसी साड़ी पहनी थी, कलमकारी का पूरा फ्रंट में पिक्चर था. It was an art. It was a form of art. I don't even look at that controversy. I think that was some people were trying to gain 2 minutes of fame. कि उनको उस वक्त ऐसा लगा था कि अरे यार, खुशबू इज एन इजी टारगेट, कर लो. तो कर लिया. बट मुझे फर्क नहीं पड़ता. वो 2 मिनट जो फेम ढूंढने की कोशिश करते हैं, आई डोंट हैव, मेरा वक्त उनके पीछे बर्बाद करने मैं सही नहीं समझती हूँ. माय टाइम इज वेरी प्रेशियस. एक और याद आ रहा है, स्टेटमेंट आपने कुछ दिया था और उसको घुमा हाँ के कंस्ट्रू किया गया कि हाँ. that she is advocating premarital sex. यस यस. वो इंडिया टुडे में मैंने एक आर्टिकल लिखा था, एंड दिस वाज बेस्ड ऑन HIV. हमारे तमिलनाडु में नामक्कल एक जगह है जहाँ पे मैक्सिमम आपके ट्रक्स लोड्स एंड ऑफलोड होते हैं. इट्स अ हब फॉर दैट. एंड उस वक्त नामक्कल तमिलनाडु में दैट वाज द नंबर 1 एरिया फॉर HIV पॉजिटिव. एंड हम ये देखते थे कि women were thrown out of the house. Women were thrown out of the house because they tested positive for HIV. Nobody wanted to think that it is men who transmit this disease to women at homes, because wo jo truck drivers hain, they go around, they come, they get in touch with some of these sex workers or some other people, and they travel all over the country. तो कहाँ से वो ये बीमारी लेकर आते हैं किसी को भी नहीं पता, whether it is STD or HIV. And the women were, when they were found that उनको HIV या any sexually transmitted disease है, तो उनको घर से बाहर फेंक दिया जाता था. तो वो एक बहुत बड़ा इशू था. एंड उस सिलसिले में मैंने एक आर्टिकल लिखा था, एडवोकेटिंग दैट यू नीड टू हैव सेफ सेक्स. तो इन्होंने उस वक्त कुछ पॉलिटिकल पार्टीज थी जो मशरूम हो रही थी. they wanted something, they wanted to show that they are the saviors and the warriors of Tamil culture. तो उन्होंने उस बात का पतंगड़ बना दिया. बट फाइनली क्या हुआ? ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स, सत्यमेव जयते. 5 साल बाद उन्हीं को थप्पड़ पड़ा सुप्रीम कोर्ट से. I want to conclude this with what disturbed me in Vanvas, and that scene where, that initial scene where they go to the Kumbh Mela. I don't want to divulge the plot here and give away, I still want people to see that movie. अगर ये इतना होता है कुंभ मेला में, now I'll have to probably say it, desertion of parents or abandonment of parents. तो
ये हम क्यों इसको अभी तक किए जा रहे हैं? मतलब अगर इतने लोग, ये मतलब एक ग्राउंड बन गया है कि यू नो पोटेंशियल ग्राउंड, कि चलो यहाँ जाके हम इनको छोड़कर नहीं, आते मैं कुंभ मेले की ही बात नहीं करती हूँ। आई थिंक सब जगह अभी हमारे यहाँ पर 3 दिन पहले एक केस था। अ लेडी वाज फाउंड ऑन द बस स्टॉप, वन 83 ईयर ओल्ड वुमन। बेटा छोड़ के गया, माँ यहीं रुको मैं अभी आता हूँ, और छोड़ के चला गया, वापस आया ही नहीं। हैं। 3 दिन से वो औरत उसी बस स्टॉप पे इंतजार कर रही है कि वो मेरा मैंने भी बेटा आए। इंस्टाग्राम पे देखा। तो ये होता है ना कि कुंभ मेला जो है प्रोबेबली माँ बाप को बेवकूफ बना के ले जाते हैं, चलो आपको हम काशी ले जा रहे हैं, आपको भगवान के पास ले जा रहे हैं, एंड मौका ढूंढना छोड़ दिए। अनफॉर्चुनेटली आजकल के बच्चे ना बहुत सेल्फिश हो जाते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अ, मेरे घर में हम पहले जब शादी हुई थी हम अपार्टमेंट में थे। मेरी सासू माँ मेरे साथ रहती थी, और हर सास बहू का जो प्रॉब्लम है मेरा भी होता था, सास बहू का झगड़ा होता था कि बेटा बीवी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है या माँ को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। वो हर घर की कहानी है। लेकिन मैं इतने गर्व के साथ, इतने फक्र के साथ आज कहती हूँ, व्हेन वी बिल्ड दिस हाउस 17 साल पहले, माय फर्स्ट कंडीशन वाज माय मदर इन लॉ इज गोइंग टू बी विद मी। एंड शादी के वक्त ही मैंने कहा था कि अम्मा हमारे साथ रहेंगी, बिकॉज माय हस्बैंड बिलोंग्स टू कोयम्बटूर। आई सेड वी लिव विद सो मच ऑफ लग्जरी हियर, सो आई थिंक हमें अपनी माँ को वो लग्जरी देना चाहिए, उनको यहाँ लेकर आते हैं। एंड माय हस्बैंड सेड प्रोबेबली यू विल नॉट जेल वेल विद हर, क्योंकि उनकी सोच बिल्कुल अलग है। वो थोड़ी बैकवर्ड है, थोड़ी आउटडेटेड है, उनके आइडियाज कुछ अलग है। आई सेड दैट्स परफेक्टली फाइन, जो भी होगा हम दोनों देखेंगे, हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम होगा वो आप तक नहीं आएगा। एंड आज तक हम प्रॉब्लम मेरे हस्बैंड तक नहीं लेकर गए कि आपकी माँ ने ऐसा किया या तेरी बीवी ने ऐसा किया। हम दोनों का झगड़ा होता है, हम दोनों सॉल्व करते हैं, लेकिन we have never taken the problems to my husband, but I wanted my mother-in-law to be with me because I wanted to give her all the luxuries what we are going to experience. And when we built this house, the first thing my husband said is, we are building such a huge house, ask your mother to come and stay with us. If my mother can stay with me, your mother can come and stay with me also. तो मेरी माँ और मेरी सासू माँ दोनों हमारे साथ रहती हैं। And today my mother-in-law is 92. My mother is 82 and she is fighting rapidly progressive Alzheimer. My mother-in-law is not able to walk. She is on a pacemaker at 92. लेकिन हमें इतना अच्छा लगता है उनको घर में देखकर कि हमें लगता है कि यही हमारा मंदिर है। जब वो, आज भी मेरी सासू माँ खड़ी नहीं हो पाती हैं, लेकिन अमावस में आएगी, सबको बुलाएंगी, वही खड़ी होके हम सबकी नजर उतारती हैं। मेरी मम्मी खड़ी नहीं हो पाती हैं, व्हील चेयर पर हैं, भूल जाती हैं, लेकिन मैं खाना बनाऊंगी, खाना बनाती हैं तो कभी कभी नमक डबल डाल देती हैं या कभी मिर्ची डालना भूल जाती हैं, बट वी आर फाइन विथ इट बिकॉज वी फील दैट आज वो हमारे रोल्स रिवर्स हुए हैं, वो आज हमारे बच्चे हैं, वो हमारे बच्चे बन चुके हैं। दे कैन बी वेरी डिमांडिंग, यस, दे कैन बी वेरी वेरी, they can test your patience, yes, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ता है, जब हम बोल नहीं पाते थे, हम चल नहीं पाते थे, हम खा नहीं पाते थे, दे टॉलरेटेड एवरीथिंग। एंड हमारी भाषा, हम रोते थे तो माँ समझती थी कि क्यों रो रहे हैं, भूख से रो रहे हैं या पेट में दर्द है इसलिए रो रहे हैं। सो व्हाई कांट वी जस्ट रिवर्स द रोल्स ऑफ, कुछ दिनों के लिए, कुछ कुछ पल के लिए, कुछ सालों के लिए, why can't we just reverse the roles and look after our parents? हम कहीं ना कहीं आजकल बच्चों को वो सिखाना, हम इतनी भागम दौड़ी में रहते हैं, तो I wouldn't blame the children alone. मैं पेरेंट्स को भी ब्लेम करना चाहूंगी कि भागम दौड़ी में हम बच्चों को इतना कुछ दे देते हैं, इतना सब कुछ उनके लिए कर जाते हैं कि उनको जो बेसिक चीज है कि बिलोंगिंग जो है, हम वो कहीं मिस कर देते हैं। उनको ये नहीं सिखाते हैं कि एक जो फैमिली जो होती है वो एक बिलोंगिंग होती है, जो साथ रहते हैं घर में जब बड़े हैं। तो हम तो मानते हैं कि घर में जब बड़े हैं तो एक बरकत है, भगवान का आशीर्वाद है कि घर में है, वो हमारा ट्रूली एक आशीर्वाद है, वो हम बच्चों को सिखाना
कहीं भूल जाते हैं। और आज मुझे इतनी खुशी होती है कि मेरी दोनों बेटियां अपनी नानी हो या दादी हो, दादी गिर गई तो मतलब सबसे पहले कोई हो नहीं हो, मेरी बेटियां उसको गाड़ी लेके पहले हॉस्पिटल भागती है कि अम्मा दादी गिर गई, उनको हॉस्पिटल लेके हम गए, आप आ जाओ। मेरी मम्मी कुछ नानी कुछ भूल जाती है तो दे विल एड ऑन टू इट, कि खाना बना रही है कुछ भूल गई, सर अम्मा नमक नहीं है मैं डाल देती हूँ, एडजस्ट कर लेना, अम्मी को बोल देना खाना अच्छा बनाए। सो यू नो वो एक छोटी छोटी चीजें जो हम बच्चों को सिखाते हैं, उनके साथ है, जो कहानियों पे वो बड़े होते हैं, हम कहीं ना कहीं बच्चों को वो सिखाना भूल जाते हैं कि बहुत जरूरी होता है कि जब बड़े घर में रहते हैं, वैल्यू देम, जो वैल्यूज हम कहते हैं वो मिस कर जाता है। मुझे लगता है जो वनवास की जो स्टोरी है, दैट इज व्हाट प्रोबेबली अट्रैक्टेड मी इमीडिएटली, कि मैं इतना वैल्यू करती हूँ मेरे घर पे, मेरी माँ मेरी सासू माँ दो बड़े हैं, कि हमें ऐसा लगता है कि नहीं हमारे साथ हमारे भगवान हैं। तो यू नो कि ऐसा लगता है कि उनका होना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो हम वो छोटी छोटी चीजें आजकल के बच्चों को, आजकल के नौजवानों को सिखाना, मॉडर्न वर्ल्ड ठीक है, लेकिन वो बहुत जरूरी होता है कि कहीं ना कहीं बच्चों को हमारे हमारे जड़ से उनको जोड़े रखें, वो हम मिस कर देते हैं कहीं। हम सब कुछ भूल गए हैं खुशबू, सब कुछ भूल गए हैं। यू आर सेइंग दिस सो एफर्टलेसली एंड सो honestly as so evident from your face. And this reminds me, I'm talking to a woman that who does not have house help. You told me that while your children were growing up, you did not have that whole staff. And मैं भूलने की बात से एक और बात बता दूं आपको, as a journalist also, when we go to heroines and especially women who have small children, and we ask these absolutely fake narratives again and tell them, despite knowing that she has a staff of 8 people, 10 people, how do you do this? How do you multitask? It's so difficult. माय हस्बैंड सेज कि मुझे किसी लैब में भेजना चाहिए चेक करने के लिए कि सब ठीक है। शी सेज कि तुम ना बड़ी, तुम्हारे भेजे में जो वायर है ना सब डिफरेंटली जुड़े हुए हैं। और ये सब क्वेश्चंस जब मैं देखता हूँ कि आप पूछ रहे हो, या तो जर्नलिस्ट को कुछ पता ही नहीं है, या जर्नलिस्ट क्यों पूछ रहा है, जस्ट टू बिल्ड अप द कॉन्वर्सेशन, बिकॉज उनको पता है कि वैसे वो सही जवाब तो देंगे नहीं बाकी सवालों का, और फिर उनके साथ वो हार्ट साइन करने का कि नहीं आप जो बोल रहे हैं, सो यू आर सो मच वर्किंग हार्ड फॉर दिस मल्टीटास्किंग थिंग, और खुद ही आंसर्स दिए जा रहे हैं, इट्स टफ, इट्स डिफिकल्ट। मतलब आजकल हो क्या रहा है, हर जगह एक फॉल्स नैरेटिव, एक परसेप्शन जो आप बोले, दिखावा। नहीं, जैसे मैं आपसे बात किया जा रहा है, मुझे टेक्स्ट मैसेज आ रहा है मेरी बेटी ऊपर से, अम्मा चाय बनाओ ना। यू नो आई My आई thing थिंक, has got cold, talking to you. It was so interesting. या नहीं मैं आपको बताऊं, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मेरे बच्चों को ये पता नहीं था कि आई वुड एक्ट इन फिल्म्स, या मैं फिल्म की एक्टिविटी, जब बच्चे हुए तो मैं टेलीविजन ज्यादा करती थी, वो भी ओन प्रोडक्शन, मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल था टेलीविजन करने के लिए, कि 10 बजे जाऊंगी, 6 बजे के बाद काम नहीं करूंगी। तो एंड ओन प्रोडक्शन था तो आई कुड टेक अ लिटिल एडवांटेज ऑफ इट, ओन प्रोडक्शन की वजह से। तो बच्चों को यही था कि डैड इज एन एक्टर, डैड इज अ हीरो एंड अ बिग डायरेक्टर। अम्मा घर पे हैं, क्योंकि अम्मा को उन्होंने हमेशा घर का काम करते हुए देखा है, तो उनको ये बिल्कुल नहीं था। तो जब मैं उनको बाहर लेके जाती थी, बच्चों को कहीं बाहर लेके जाती थी, लोग आते थे, भीड़ लगती थी, फोटो लेते थे, ऑटोग्राफ मांगते थे, दे वुड लिटरली पुश देम एंड दे से कि आप अम्मा की तस्वीर क्यों ले रहे हो, अम्मा का ऑटोग्राफ क्यों ले रहे हो, एंड दे से अरे योर मदर इज अ बिग स्टार, दे वुड से नो, अम्मा इज नॉट अ स्टार, अम्मा इज अम्मा, अप्पा इज अ स्टार, अम्मा इज नॉट अ स्टार, अम्मा इज ओनली अम्मा। तो उनको ये बिल्कुल ही था। और मेरे घर पे बचपन से आप देखेंगे, इट वाज वेरी क्लियर विथ मी एंड माय हस्बैंड, कि हमारे घर पे कहीं भी ना मेरी ना उनकी ना एक अवार्ड है ना एक ट्रॉफी है, एवरीथिंग इज एट द ऑफिस। It's a never ending conversation. एक सवाल और याद आ रहा है कि अभी जो साउथ फिल्म्स का जो फैड हो गया है खुशबू, स्पेशली मेट्रोज में, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, एवरीवेयर, इवन इन इंटीरियर्स, व्हाट हैव यू टू से टू दैट? बॉलीवुड की फिल्में
भी आती हैं, बड़े स्टार्स होते हैं, उसमें भी लगभग देखो तो यही सब है। लेकिन साउथ की फिल्म आती है, उनके हीरो का ज्यादा आज क्रेज है, उनकी जो स्टेचर है वो इतनी बढ़ गई है। Do you really see this as, if I can candidly put this as justified, or do you think that, not justified? I mean, do you think that the Bollywood films have gone down considerably? Really, I wouldn't say, see, everybody wants to make a hit film. Everybody wants to make a successful film. Hmm. Yes, कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती है. I think as far as Hindi films is concerned, सबसे बड़ी गलती ये हुई थी कि you were trying to cater to an audience overseas. उनको क्योंकि overseas market हमें capture करनी है. Hmm. तो ओवरसीज मार्केट कैप्चर करना है करके हम काफी कुछ उसमें लगे हुए थे. Hmm. साउथ का एक जमाना था कि साउथ के हीरोज हों या साउथ के स्टार्स हों, इवन अ ब्रिलियंट, आई थिंक इंडियाज बेस्ट एक्टर कमल हासन couldn't make it big in हिंदी सिनेमा, क्योंकि उनको यही था कि यार ये साउथ से आया हुआ है, बहुत साउथ इंडियन है. That's a real fan of Kamal Hassan, India's best actor. He is. I can fight for Mr. Kamal Hassan and say he is the best actor of India. I quite like that the way you said. So I think, you know, ऐसा लगता है कि आज जब हिंदी फिल्में भी बनती हैं, उसके नीचे आप देखें तो हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम चारों लैंग्वेज में इसमें डब होने वाली है. वो बहुत अच्छा लगता है देखते हुए कि इट विल बी डब्ड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. के आर्ट आई फील शुड नॉट हैव एनी बैरियर्स, एंड लैंग्वेज बैरियर के लिए तो होना ही नहीं चाहिए. तो आर्ट के लिए कोई बाउंड्री लाइन नहीं है, कोई बैरियर नहीं है. तो हम सब जब मिलके चलते हैं, और साउथ का मैं ये कहूंगी कि आज जो फिल्में इतनी चलती हैं उसकी वजह ये है कि हम पैन इंडिया केटर करने के लिए फिल्में नहीं बनाते हैं. हम हमारी ऑडियंस को केटर करने के लिए फिल्में बनाते हैं, जो अगेन व्हेन आई से कि वी आर कल्चरली रूटेड. अगर आप पुष्पा भी देख लें, जो अभी करंट में इतनी बड़ी हिट फिल्म हुई है, उसमें जो हमने फेस्टिवल्स देखे हैं वो पैन इंडिया फेस्टिवल है ही नहीं. प्रॉपर आंध्र प्रदेश में उस एरिया में जो बहुत ही फेमस हर साल एक फेस्टिवल होता है, बतकम्मा और जागरतम्मा फेस्टिवल होता है, उसी को दिखाया गया है. तो हमने उसको, हम चाहते तो उसको डांडिया ट्वीक कर सकते थे, विनायक चतुर्थी ट्वीक कर सकते थे, लेकिन हमने वो किया नहीं. हमने उसको प्रॉपरली, ये रहा कि नहीं ये बिल्कुल साउथ बेस्ड है, एंड साउथ के साथ हम जुड़े रहेंगे, हमारे कल्चरल रूट्स के साथ हम जुड़े रहेंगे. आई थिंक सक्सेस फॉर्मूला हमारा वहां पर है. Okay, message for Bollywood. Choose one, Khushbu. ओके, Rashmika Mandanna, Nayanthara, or Samantha Prabhu. Who's आई winning वुड the से, race? Who's winning आई the race? हु इज विनिंग द रेस? And your favorite also. आई वुड से Samantha. Samantha has something very, I feel Samantha is a lot like Madhuri Dixit. She has that in her, yet उनके चेहरे पे एक बहुत ही innocence है. So I think Samantha would win the race. Allu Arvind, Prabhas, and Devarakonda. Of course, Allu Arjun. Okay. Thank you, Khushbu. Thank you so much for this lovely conversation. It was a real treat talking to you. Pleasure speaking to you. Thank you so much.